नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खाता धारक से मंगाया जा सकता है खाते में जमा धन का विस्तृत ब्यौरा। सही जानकारी नहीं देने पर इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगी जमा राशि। रेलवे और बुधवारी व्यापारी संघ के बीच बनी सहमति। व्यापारी और मंडल रेल प्रबंधक के बीच हुई चर्चा। जमीन आवंटन से पहले नहीं तोड़ी जाएंगी दुकानें। 4 सालों से गुंडागर्दी से परेशान महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला। पुलिस मामले में कई बिंदुओं पर कर रही है जांच। जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। और खारंग और अरपा नदी के संगम तट पर विराजी मां मनका देवी के दर्शनों को उमड़ रही है भारी भीड़। मन से मांगी गई मनोकामनाएं होती है पूरी। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से अवैध नशीली चीजों का कारोबार फल फूल रहा है, उसने कहीं न कहीं ग्राम की फिजा को खराब करने का काम किया है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से पुलिस के द्वारा अवैध शराब और नशीली वस्तुएं जब्त की जा रही है, वो ये दर्शाता है कि किस तरह ग्रामीण अंचलों में अब नशे का कारोबार फैल चुका है। इस मामले पर विरोध जताते हुए सोमवार को पचपेड़ी के ग्रामवासी बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ग्राम में अवैध नशे के कारोबार की वजह से ग्रामवासियों का जीना मुहाल हो चुका है। बच्चों पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लगातार शिकायतों के बाद जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूर होकर आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा है। ग्रामवासियों ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी है कि उनके ग्राम में अवैध नशीली चीजों का प्रतिबंध तत्काल लगाया जाए ताकि ग्राम में खुशी आ सके। वहीं इस समस्या के निराकरण का आश्वासन भी ग्रामवासियों को दिया गया है। हम लोग अपने गांव की समस्या को लेकर आए हुए हैं। गांव में शराब बिक रहा है और गांजा बिक रहा है, जुआ हो रहा है। कौन करवा रहा है ये सब? ये सब जनता कर रहे हैं। अब उनके पीछे किसका नाम लोगे कि अमुक व्यक्ति करवा रहे हैं? तो कोई मालूम होता तो उसको कंट्रोल करते। क्या क्या समस्याएं हो रही है इसकी वजह से बताएंगे? इसकी वजह से अभद्र व्यवहार हो रहा है, गली गली गाली गलौज हो रहा है, जुआ हो रहा है, तो चोरी भी हो रहा है, गांव में अशांति फैल रहा है। समझिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों की नुकसान हो रहा है। कब से चल रहा है? ये साल भर हो गया। तो इसको लेकर के क्या पुलिस से शिकायत किए थे? इसके लेकर पुलिस से शिकायत किए थे। समझिए, जो अपराधी रहते हैं उनको ले जाते हैं, ले जाने के लिए 1-2 घंटा बाद छोड़ देते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ शराब बंद हो, गांजा बंद हो। समझिए ना, आने वाले जो भविष्य में जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। समझिए, गांव में न शराब बिके, न निकले, गांजा ना निकले, न बिके, ये हम लोग चाहते हैं। हिंदुओं की आस्था को ठोस पहुंचाने वाला मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत ही अभद्र बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश पैदा होने लगा है। सर्व हिंदू समाज बजरंग दल सिविल लाइन थाना पहुंचकर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया में संजय बंजारे नामक व्यक्ति लगातार कई दिनों से सनातन धर्म के ऊपर एवं हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणियां कर रहा है। सर्व हिंदू समाज बिलासपुर द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और प्रशासन से मांग की गई है कि दोषी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाए, जिससे समाज में अशांति न फैले। यदि उचित कार्यवाही नहीं की जाएगी तो हिंदू समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जय श्री राम। जो आज संजय बंजारे के द्वारा लगातार जो अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किया जा रहा है, लगातार भगवान को बलात्कारी और शिव भगवान को नशेड़ी के रूप में जो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हिंदू समाज को पूरा आहत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें कड़ी चेतावनी दी जा रही है कि अगर वो अपनी मानसिकता को ना बदले तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो प्रशासन करेगी ही। साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनके ऊपर जो कार्रवाई करेगी उसके लिए तैयार रहे वो। अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे प्रदेश में विधर्मियों के द्वारा लगातार हिंदू भगवान देवी देवताओं को, हिंदू संस्कृति को लेकर अभद्र टिप्पणी और अभद्र पोस्ट किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग बिलासपुर जिले के थाना सिविल लाइन में आकर संजय नाम है, संजय बंजारे, जो कि अपने आप को निवासी बिलासपुर बताता है, उसके फेसबुक पर लगातार उसके द्वारा
हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में और हिंदुओं के बारे में बहुत ही अभद्र और अश्लील बातें लिखी जा रही हैं, पोस्ट की जा रही हैं। और हम ऐसे लोगों पे एकदम सीधे चेतावनी देते हैं, अगर तुम नास्तिक हो तो नास्तिक बनकर रहो। हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, तुम उनको संस्कार नहीं मानते, मत मानो। लेकिन अगर हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अगर तुम कहीं कुछ उल्टा अबलूल जुलूल बात करोगे, अभद्र कहोगे, अश्लीलता फैलाओगे, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम आप प्रशासन से, जिला पुलिस से आग्रह करने आए कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू समाज उसे कड़ी चेतावनी देता है कि संजय जो बंजारे हैं वो सुधार ला ले, नहीं तो उसके ऊपर हम लोग हिंदू समाज उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। भारतीय रेलवे के द्वारा इन दिनों अपनी सभी डिविजनल क्षेत्र में तेजी से रेल लाइन विस्तार का काम किया जा रहा है। सफर रेल परिचालन के लिए ट्रैकों का विस्तार करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से रेलवे ट्रैक विस्तार को लेकर लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है। लेकिन अब रेलवे के अधिकारी इस पर वीडियो जारी कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनों को रद्द करने की स्थिति क्यों बनती है। इस संबंध में रेलवे के CPRO ने जानकारी देते हुए बताया कि बिरसिंहपुर के पास चल रहे इस नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य को पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर रेल परिचालन की गति को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन ट्रेनों के रद्द की जानकारी कुछ दिन पहले ही क्यों दी जाती है? इस पर रेलवे के CPRO का कहना है कि मौजूदा समय में यात्रियों को 15 दिन पहले टिकट रिफंड की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा कई दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाती है, जिससे उनको परेशानी ना हो। इसके अलावा जिन मार्ग पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है वहां केवल साप्ताहिक ट्रेनों को रद्द किया जाता है, जबकि नियमित ट्रेन यथावत रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है तो फिर माल गाड़ियों के परिचालन को कैसे यथावत रखा जाता है? इसके संबंध में रेलवे के अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। बिरसिंहपुर में जो यार्ड रिमॉडलिंग का काम हो रहा है, ये काम अनूपपुर से लेकर कटनी में जो 3rd लाइन बन रही है उसके अंतर्गत हो रहा है। ये इस काम में जैसे 3rd लाइन 2 स्टेशन के बीच में बन चुकी है, उसको अभी बिरसिंहपुर स्टेशन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये काम अभी 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगा। इसमें प्री एनआई और ये यार्ड मॉडलिंग एनआई के अंतर्गत होती है। ये जब काम कंप्लीट होगा तो ये उसके आजू बाजू वाले स्टेशन के बीच वाली 3rd लाइन कमीशन हो जाएगी। और ये जो अनूपपुर से लेकर कटनी ये पूरा सेक्शन जब कमीशन हो जाएगा तब ये इसमें जो ट्रैफिक है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और फ्यूचर में ये ट्रेन की स्पीड और कैपेसिटी बढ़ने में इसकी हेल्प हो जाएगी। ये जो यार्ड रिमॉडलिंग काम होता है इसमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें जैसे हमने पहले भी बोला है कि नॉर्मल टाइम में अगर एक स्टेशन से ट्रेन को जाने में 3 से 5 मिनट लगते हैं तो यार्ड रिमॉडलिंग के टाइम में उसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगता है। इसके वजह से उस स्टेशन से चलने वाली ट्रेन की जो हमारी कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इसको ध्यान रखते हुए कम से कम हम लोग कोचिंग ट्रेन का कैंसिलेशन करते हैं। और इसमें हमेशा पैसेंजर ये ध्यान रखा जाता है कि पैसेंजर को कम से कम इसे उसको डिफ़िकल्टी या उसको प्रॉब्लम्स हो। तो हमने अभी ये हमारे रेलवे में ये ट्राई कर रहे हैं कि ये कैंसिलेशन कम से कम 15 दिन पहले हम सारे पैसेंजर को पहले से बता के रखें ताकि वो अपना अल्टरनेटिव प्लान कर सके। और इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि एक ओडी पेयर होते हैं जैसे ओरिजिनेटिंग टू डेस्टिनेशन, उस रूट की हम सारी ट्रेन कभी कैंसिल नहीं होती है। उस रूट की अगर 4 ट्रेन चल रही है तो एक या 2 ट्रेन कैंसिल होती है, बाकी अल्टरनेटिव ट्रेन रहती है। और इसमें भी हमने जो अभी कैंसिलेशन किया है उसमें कुछ ही ट्रेन डेली है, बाकी ट्रेन बाई वीकली, ट्राई वीकली या वीक में 4 बार चलने वाली है। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि पैसेंजर को कम से कम यदि कोई खाता धारक बैंक में जमा किए धनराशि के संबंध में सही जानकारी नहीं देता है तो संबंधित खाता धारक को जमा राशि पर इनकम टैक्स देना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने बैंक में जमा किए गए राशि और इनकम टैक्स के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आयकर की धारा 68 और 69A का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है कि खाता धारक बैंक में जमा राशि के संबंध में सही जानकारी देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो राशि इनकम टैक्स के दायरे में लाई जा सकती है। साथ ही साथ डिवीजन बेंच ने ये भी कहा कि जमा की गई राशि के तीसरे पक्ष के नाम पर हो तो उस व्यक्ति से जमा राशि के स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जानी चाहिए। जमा हुई राशि की सही और विस्तृत जानकारी देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ही होगी जिसका नाम खाते पर दर्ज है। ये महत्वपूर्ण फैसला दिनेश सिंह चौहान की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रेल मंडल ने पिछले दिनों रेलवे में मौजूद 18 दुकानों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में दुकान खाली करने को कहा था, जिसके बाद से लगातार ये दुकान सभी दुकानदार रेलवे के अधिकारियों से बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे थे, लेकिन रेलवे के अड़ियल रवैये की वजह से व्यापारी खासे परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल, बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। जिसके बाद सोमवार को बुधवारी बाजार के व्यापारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और ZRUCC सदस्य संजय मित्तल बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से सकारात्मक चर्चा करते हुए कहा कि जब तक व्यापारियों को दुकान आवंटित नहीं कर दिया जाता तब तक दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। इस पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली। तो वही दूसरा मुद्दा व्यापारियों से अधिक राशि का बिल थमाने जाने का था, जिसके बाद मंडल रेल प्रबंधन ने उन्हें स्पष्ट किया जो भी व्यापारी हित में निर्णय होगा अधिकारी उस पर हर संभव प्रयास करेंगे। रेलवे से मिली सहमति के बाद व्यापारी भी खुश नजर आए। माननीय DRM से जो 18 दुकान को जो नोटिस मिली थी बुधवारी बाजार का, उस संदर्भ में हम चर्चा करने आए थे। साहब ने बहुत ही पॉजिटिवली जवाब दिया है कि कोई भी दुकानें नहीं टूटेगी जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था न किया जाए। ये अपने आप में हम व्यापारियों की सबसे बड़ी जीत है कि जो हम चाह रहे थे वो हमको जवाब मिला। और दूसरा कि जो 7 दिन का कोई नोटिस मिला था वो चूँकि एक लीगल नोटिस था, और उन पे भी उन्होंने कहा कि चूँकि त्योहारी सीज़न है, हमने उनसे निवेदन किया कि साहब चूँकि त्यौहार में हर व्यापारी अपने दुकान में सामान रखते हैं, साल भर का इंतजार करते हैं, दिवाली का त्यौहार आएगा, तो कृपया उसको आप इस समय उनको परेशान न करें। उसके लिए भी उन्होंने कहा बिल्कुल हम परेशान नहीं करेंगे आपको, बल्कि ये परेशान की बात आप करते हैं, हम जब तक आपको नया अलॉटमेंट करके नहीं देंगे जब तक आप दुकान ना खाली करें। हम कहते हैं व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी जीत है, और हम सब व्यापारी इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रियाना अदा करते हैं और उनका हाथ ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। ये कुछ लाइसेंस शुल्क की बात आ रही थी, जो भी लाइसेंस शुल्क की जो प्रक्रिया है वो तो हमको पालन करना ही पड़ेगा, और उसके लिए भी हमने एक निवेदन किया। चूँकि 2014 के बाद अभी तक कोई भी व्यापारी ने उसका टैक्स अदा नहीं किया है, तो उसके लिए हमने निवेदन किया कि साहब या तो उस पर कुछ कंसिडर हो सकता है वो सिंगल पेमेंट सिस्टम में, तो ज़रूर कीजिए, या अगर उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। तो उसके लिए भी हमको आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर एक चर्चा करते हैं, अगर कोई व्यवस्था बनती हो तो आपके लिए ज़रूर हम करेंगे। संजय जी, ये कहना हो रहा था कि GST और विलम्ब शुल्क जोड़ा गया है, उस राशि को हटा दिया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं व्यापारी। चूँकि 2017 के बाद GST इम्प्लीमेंट हुआ है, तो कोई भी रूल ऐसा नहीं कि GST को हटाया जा सके। हाँ, 2017 के पहले GST नहीं लगेगी ये तय, बट 2017 के बाद चूँकि GST इम्प्लीमेंट हो चुका था तो उसको तो गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई आप क्या चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहते हैं या कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। हमने कहा साहब हम कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, हमें विकल्प कोई भी दुकान रास्ता दिखा दें कि हमको यहाँ पे दुकान दिया जाएगा, हम कोर्ट केस नहीं लड़ना चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है हम उसी करेंगे, जब तक कि आप लोग की विकल्प व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक कि आपकी दुकान नहीं हटाई जाएगी, बशर्ते किराया आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। हमने कहा साहब जो उचित हो देख लीजिएगा और देख करके हमें बता दीजिए, हम किराया जमा करने को तैयार हैं। चर्चा में ये हुई है कि उनके जो भी दुकान है वो स्टेशन रिडेवलपमेंट के एरिया में आ रहे हैं, तो उनको शीघ्राति शीघ्र खाली करना है। और बुधवारी में ही जो कुछ एरिया हैं जहाँ पे कि खाली एरिया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्शन किया जाएगा और जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा जिसको वो मिलेगा, तो वो रेट में इनको ऑफ़र किया जाएगा कि आप ये रेट पे उसको ले सकते हैं, ठीक है। और यदि लेते हैं तो उनको अल्टरनेटिव दे दिया जाएगा कि आप अपना वहाँ पे दुकान संचालित कर लीजिए, और नहीं लेते हैं तो उस सूरत में इनको खाली करना पड़ेगा। अभी 7 दिन का जो नोटिस दिया था उसे बढ़ाया जा रहा है क्या? 7 दिन का नोटिस जो खाली करने के लिए दिया गया था उसको बढ़ाया जाएगा तब तक जब तक कि रेलवे की तरफ से उनको ऑक्शन के माध्यम से, जिसमें बोली लगेगी,
उस माध्यम से जब तक उनको एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं दिया जाता। लेकिन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाएंगे, वो बोली को मैच करने का उनको अधिकार होगा कि भाई ठीक है, भले एक्स आदमी को मिला है, ये सेम लाइसेंस फी पे मैं लेना चाहता हूँ, तो उनको पहला अधिकार रहेगा। किराया को लेकर भी कुछ बदलाव होगा क्या सर? जैसे हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑक्शन हो रहा है। तो नहीं सर, अभी जो इनको एक और कुछ लोगों को, दुकानदारों को बहुत अधिक राशि दे दी गई है, जिससे उनका ये आरोप, इनका कहना है कि हमें कुछ सुविधा दे दी जाए, कि जैसे हम कह रहे हैं जो उनसे किराया नहीं लिया गया बुधवारी बाजार वालों से, तो उनका कहना है कि हमें कुछ सुविधा दी जाए, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई है क्या आज? नहीं, देखिए, उनका जो बकाया राशि है वही उनसे मांगा गया है, और बकाया राशि चूँकि काफ़ी समय का था, तो काफ़ी मतलब उनको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन अभी जो रेलवे में जितने भी टेंडर ठेका जो भी होते हैं, इस तरीके का लाइसेंस फी जितना उनका आया है वो तो नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा है। इधर जिले में सड़क हादसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ग्राम गटौरा के सड़क हादसे ने दिल दहला कर रख दिया था। एक बार फिर से सिपत की सड़क पर एक हादसा हो गया, जहां सिपत से लगे ग्राम पंधी में रविवार की सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम ठरकपुर के रहने वाले 22 वर्षीय प्रशांत पटेल पंधी स्थित बोरी फैक्ट्री में कैमरा ऑपरेटर था, जो शनिवार को रात को ड्यूटी करने के बाद सुबह 7 बजे ड्यूटी से छुट्टी लेने के बाद किसी काम से बिलासपुर की ओर निकला था। तभी ग्राम पंधी स्थित दीवान राइस मिल के ठीक सामने कोरबा से बिलासपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार माजदा क्रमांक CG10R0790 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रशांत को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने सिपत पुलिस को दी, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा, लेकिन प्रशांत के सिर में गंभीर चोट होने की वजह से रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने माजदा जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक विचित्र जालसाजी के मामले का खुलासा तब हुआ जब एक CISF का जवान ठगी का अपराध दर्ज कराने थाने पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि CISF की सुरक्षा बल का एक यूनिट का जवान पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवा का निवासी बलराम सिंह राठौर है, जो वर्तमान में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में GD आरक्षक के पद पर पदस्थ है। बलराम सिंह राठौर के मुताबिक वह इस महिला से अप्रैल 2020 में मिला था, तब उसने खुद को TTE बताकर बात शुरू की। आरोपी महिला ने शुरुआत से ही अपनी पहचान बदलकर CISF जवान से बातचीत की, और जब सरोज ने बलराम का विश्वास जीत लिया, तब उसकी बहन तोषवती राठौर और चाची सरोज राठौर को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम से अलग अलग किस्तों में ऑनलाइन और नगद कुल 2,50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कराकर धोखाधड़ी की। पर जब नौकरी नहीं लगने पर पैसा वापस मांगा गया, तो बलराम पर उल्टा फंसा देने का दबाव देने लगी और पैसों की मांग करने लगी, जिसके बाद बलराम और उसके परिवार को महिला द्वारा ठगी का संदेह हुआ, तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, जहां उन्हें पता चला कि इससे पूर्व भी आरोपी सरोज के ऊपर रेलवे में नौकरी लगाने के नाम से ठगी के चलते वर्ष 2017 में थाना पेंड्रा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और जांच जारी है। अफ्रीकी देश कांगो में एक बड़ा हादसा हुआ है। कांगो में मौजूद झील में नाव के पलटने से लगभग 70 से 80 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट कि कैसे एक झील ने कईयों की जान ले ली। ये वीडियो आपको विचलित कर सकती है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर श्रीकांत वर्मा मार्ग में रहने वाली प्रियंका सिंह ने रविवार को सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अपना जीवन समाप्त करने से पहले प्रियंका सिंह ने अपने फेसबुक आईडी से एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने के पीछे कई रसूखदारों लोगों का
जिम्मेदार ठहराया था। घटने के दूसरे दिन ही पुलिस जांच के लिए मृतका के घर परिजनों का बयान दर्ज करने पहुंची थी, मगर अंत्येष्टि होने के कारण पुलिस वापस आ गई। इधर पूरे मामले के जांच अधिकारी सीएसपी निमितेश सिंह परिहार ने कहा कि मृतका ने अपने फेसबुक में जिन जिन लोगों का नाम लिया है उन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। इसके लिए जांच टीम का भी गठन किया गया है। समाज सेविका प्रियंका सिंह की आत्महत्या मामले में सीएसपी सिविल लाइन को जांच अधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें कि आत्महत्या के इस मामले में मृतका ने पप्पू यादव, समर्पण क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अजीत मिश्रा, हाईकोर्ट एडवोकेट दीप्ति शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला, श्री राम ज्वेलर्स का संचालक विवेक उर्फ विकी अग्रवाल, साईं मंदिर पुजारी और उनके बेटे के ऊपर छेड़खानी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और इन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए भी दोषी ठहराया था। लगभग दोपहर को करीबन 1 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि फेसबुक के माध्यम से प्रियंका सिंह के नाम की महिला ने फेसबुक लाइव के माध्यम से ये पोस्ट किया है कि वो आत्महत्या करने जा रही है। कुछ लोगों का उसने उसमें नाम भी बताया था। इस सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस उसके घर पर पहुंची। घर पर पहुंचने पर जब देखा गया तो वह उसका जो शरीर है वो फंदे पे लटका हुआ मिला। इस पर तुरंत उसे पीएम के लिए बॉडी को रवाना किया गया था। इसमें जो फेसबुक के माध्यम से जो पोस्ट किया गया महिला का, उसकी सूक्ष्मता से और विस्तृत जांच की जा रही है। इस जांच में सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है और इसकी बड़ी बारीकी से जांच करी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं जांच के लिए, तो हर पहलू को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे कुछ पता चल रहा है सर कि महिला डर जाती थी, ऊंची आवाज़ों में बात करती थी, क्या वो मानसिक रूप से? अभी पुलिस को इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है कि महिला की स्थिति, मन स्थिति क्या थी। ये पूरी तरह से जांच का विषय है। अब उसकी स्थिति क्या थी ये पुलिस इसको एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हमारा बता पाना अभी इसमें उचित नहीं है। इसमें एक्सपर्ट जो हैं वो उनकी टीम बोलेगी, एफएसएल की टीम लगी हुई है और उनके द्वारा जो निष्कर्ष दिया जाएगा वो जांच में उसको शामिल करके आगे निष्कर्ष निकाला जाएगा। नहीं, अभी जांच की जा रही है। वो तो जो नाम एक उनके दिए गए स्टेटमेंट, एक पोस्ट की एक बातें, हर बिंदु में जांच की जाएगी और बहुत बारीकी से करेंगे इस बात पे जांच। तो जिसमें नाम है क्या, कैसा, किसका क्या संबंध था, कैसा था, क्यों, क्या किसका क्या रोल था, परिवार वालों का स्टेटमेंट, और इसमें एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है, हम साइबर माध्यम से भी जांच कर रहे हैं और हर तरीके से इसमें हम जांच कर रहे हैं। मृतका के घर परिवार वालों का भी बयान आ चुका है, क्या कुछ उसके सामने आया? नहीं, अब बयान आया वो जांच का विषय है, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो गोपनीय चीज़ें हैं, उसमें क्या बातें आई हैं वो हम जांच में शामिल की हैं। त्वरित कार्रवाई कर रही है पुलिस और हर पहलुओं पर कार्रवाई कर रही है। कुछ कार्रवाई अभी जांच के होने के कारण आपको यहाँ बताई नहीं जा सकती। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट के मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही सिरगिट्टी पुलिस द्वारा नहीं किए जाने पर अधिवक्ता संघ ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करने का ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है। आपको बता दें कि बीते 6 सितंबर 2024 को अधिवक्ता संघ के सदस्य जसवंत कुमार अपने अन्य वकील साथियों के साथ खाना खाकर लौट रहे थे। उसी दौरान देर रात बलराम फैब्रिकेशन के सामने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक तिफरा के पास पहुंचे थे कि उनके पीछे से आ रहे एक्टिवा चालकों ने अधिवक्ताओं की चलती कार को रुकवाकर उनसे अभद्रता की और मारपीट भी करने लगी। इसके बाद अधिवक्ताओं ने इस घटना की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई, जहां शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन माह भर बीत जाने के बाद भी अब तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। मामले में मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर अधिवक्ता संघ दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। मैं जसवंत कुमार, अधिवक्ता जिला न्यायालय बिलासपुर। तीजा पर्व में घर वालों के बाहर होने के कारण मैं और मेरे अधिवक्ता मित्रगण के साथ हम लोग साहू रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने। खाना खा के वापस आ रहे थे, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक तिफरा के पास पहुंचे थे कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मेरे गाड़ी के सामने अपने गाड़ी को रोके और रोक के हमारे कार के सामने रुकवाए, फिर खिड़की को खुलवा के गाली गलौज करने लगे। इस बात पे मैंने मना किया। मना करने पे उन लोग मेरे साथ मारपीट किए। मेरे नाक से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। मैं उस घटना का शिकायत सिरगिट्टी थाना में जाकर तुरंत करवाया था। उसके बाद मुलायजा भी हुआ था, एक्सरे उक्सरे सब हुआ था। उसके बाद मैं सोने का चैन पहना था, उसको भी छीन के लूट कर ले गए। उसके बाद
लड़कियों द्वारा धमकी देने लगे कि मेरे ही को, जो मैं उसमें पीड़ित व्यक्ति हूँ, उसमें भी मेरे ही को धमकी देने लगे कि तुम केस को वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम 9 तारीख को झूठा प्रकरण छेड़छाड़ का एसपी साहब से शिकायत किए हैं और उस प्रकरण में तुम भी जाओगे, वकील हो, तुम्हारा पूरा करियर ख़राब कर देंगे करके 2 लड़कियों द्वारा शिकायत किया गया, झूठा शिकायत। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज मेरे द्वारा निकलवाया गया, जिसमें घटना स्थल में हुए सभी घटना का संपूर्ण विवरण है, जिसमें मैंने उनके द्वारा झूठा जो आरोप लगाया गया कि हमसे साथ बदतमीज़ी किया और बदतमीज़ी करते हुए हमारा हाथ पकड़े, हमारे प्राइवेट पार्ट को टच किए, सीने में टच किए। और उस सीसीटीवी फुटेज को जब मैं एसपी महोदय को दिखाया तो ऐसा कुछ नहीं था। उन लोग ही ज़बरदस्ती मेरे कार में आके मारपीट किए, गाली गलौज किए और उस केस के बचने के लिए उन लोग 2-3 दिन बाद जब मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि उनके विरुद्ध में FIR हुआ है, तो उन लोग समझौता करने की वजह से मेरे को झूठे प्रकरण में फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा धमकियां देने लगे। और मैं, अगर हमारे ही साथ, हम अधिवक्ता के साथ ऐसा हो रहा है, अगर उस जगह का सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो आज शायद तक मैं जेल में होता। मैं प्रार्थी होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसमें शाम को ये हमारे संघ के अधिवक्ता जसवंत कुमार जी जो हैं, अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए होटल गए हुए थे। साहू होटल से खाना खाकर जब वो वापस आ रहे थे तो रात को लगभग 11:15 बजे के करीब एक्टिवा में सवार कुछ लड़कों के द्वारा, जिसके साथ लड़कियां भी थी, इनकी गाड़ी को रोकने के लिए वो हाथ दिखाए और जैसे ही इन्होंने गाड़ी रोका तो इनको गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करते हुए इन्होंने पूछा क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि गाली गलौज मत दो, तो वो सीधा इनको मारपीट करने लगे। इनके साथ जो 4 और साथी थे इनके, उनको भी मारपीट किए। मारपीट करने के बाद इनके सोने की चैन को छीन लिए और उसके बाद फिर वहाँ से भाग गए। ये उसी रात को थाना सिरगिट्टी गए, इस घटना की जानकारी दी। थाना सिरगिट्टी वालों ने इनका मुलाहिजा कराया, इनके FIR को लिखा। उसके बाद से लेके आज तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसकी शिकायत हमने जिला अधिवक्ता संघ के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष किया है। इसी दौरान इस प्रकरण में जो युवतियाँ थीं, उन लोगों ने झूठे जानकारी देकर न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर लिया, लेकिन लड़कों ने जब आवेदन लगाया तो हमने उनका जाकर विरोध किया और उनका आवेदन निरस्त हुआ। उसके बाद भी 26 तारीख को उनका आवेदन निरस्त हुआ है। आज 7-10 हो रहा है, फिर भी सिरगिट्टी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था। इसी की संबंध में हमने शिकायत करने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी की। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सेक्टर लेवल इंटर कॉलेज वॉलीबॉल मेंस प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन सरकंडा की ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय मैदान में सोमवार से शुरू हुआ। जिला स्तर पर इस आयोजन को कराने की जिम्मेदारी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय बिलासपुर को दिया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 14 टीमों में भाग लिया, जिसमें विजेता, उपविजेता और 10 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें चयनित टीम स्टेट लेवल में खेलेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल के बाद जोनल स्तर पर अपना प्रदर्शन करेगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज की क्रीड़ा अधिकारी ज्योति यादव ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग कर रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साथ ही विजेता टीम जोनल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में भाग भी लेगी। ये आयोजन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइड से होता है। सेक्टर लेवल स्पोर्ट्स है 2024 का, वॉलीबॉल मेंस का हो रहा है। इसमें 14 टीमों ने भाग लिया है और अभी जो मैच है आज और कल रहेगा। कल फाइनल मैच कराने का कर रहे हैं, देखते हैं आज जितना मैच होगा। और ये हर साल होता है, हर सेशन में होता है। वॉलीबॉल मेंस का अलग अलग स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो स्वामी आत्मानंद जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज, पहली कॉलेज है इंग्लिश मीडियम की हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बिलासपुर जिला की इंग्लिश मीडियम की कॉलेज है, तो ये होस्ट कर रही है वॉलीबॉल मेंस की। मैं वहाँ की क्रीड़ा अधिकारी हूँ, ज्योति यादव मेरा नाम है जी। बच्चे स्टेट लेवल खेलेंगे, उसके बाद ना वहाँ से चयनित होके बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे
पर बिलासपुर शहर में लोग इन दिनों ट्रैफिक की समस्या से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गोल बाजार को वन वे किया गया है। इस हफ्ते लगने वाले संडे मार्केट को भी नए रिवर व्यू में शिफ्ट कर दिया गया। बावजूद इसके पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही है। गोल बाजार क्षेत्र को व्यवस्थित करने में भले ही पुलिस सफलता का पहाड़ा रट ली, लेकिन सरकंडा की ये तस्वीरें पुलिस के खोखले दावों की सच्चाई खुद बयां कर रही है। ये नजारा है अशोक नगर से बहतराई जाने वाले मार्ग का, जहां जाम की लंबी लाइनें लगी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव गंगरेल बांध के किनारे आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को जल संरक्षण और जल संचय के प्रति जागरूक करने 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में धमतरी जिले के साथ ही प्रदेश भर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 4 देशों के प्रतिनिधियों सहित इस मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 4 देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविदों, जल संरक्षकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों ने अपनी बातें रखी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जल जगार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जल की एक एक बूंद को बचाने की चिंता करने के लिए इस जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री के निज सचिव तुलसी कौशिक रतनपुर में मां महामाया देवी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने माता के समक्ष पूजा अर्चना की और बताया कि मां के दर्शन से उन्हें शक्ति मिली है, जिसका उपयोग वे जनहित के कार्यों में करेंगे। तुलसी कौशिक ने इस अनुभव को पवित्रता और आस्था से भरपूर बताया। दर्शन के दौरान तुलसी कौशिक का स्वागत किया गया और मंदिर प्रबंधन द्वारा उनका सम्मान किया गया। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, महामाया मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने मिलकर मां महामाया के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की और क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना भी की। माई जी की कृपा से हमको आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज महामाया माई के दर्शन कर पाए। पवित्र जगह के दर्शन करने से हम भी पवित्र हुए और यहाँ से एक ताकत लेकर के हम जा रहे हैं और उस ताकत से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। आप सब जनों से मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान करे इसी तरह आप लोगों के दर्शन मुझे हमेशा प्राप्त होता रहे। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आज मैं आप सबों के दर्शन कर पाया। महामाया के दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। जूना बिलासपुर, जूना रतनपुर, जूना शहर में अच्छा जूना शहर में भी एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ भी एक सामाजिक बैठक थी, उसमें मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सामाजिक बंधुओं से मिलकर के समाज के आगे बढ़ाने की ओर विचार विमर्श किया गया। हम सब इस छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं, उसके लिए विचार कर रहे हैं। मां महामाई की कृपा से आने वाले समय में उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आज भी कई पुरातन देवी मंदिरों में लोगों की आस्था अलग ही स्थान रखती है। बिलासपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर खारंग और अरपा नदी के संगम तट पर विराजमान मां मनका देवी का दर्शन करने भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां मनका देवी से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है
वो पूर्ण होती है। दरअसल कई सदी पहले बूटापारा के बैगा फाकू यादव को माता ने स्वप्न दिया कि वो नीम के पेड़ के नीचे मौजूद है, जिसके बाद अगले दिन वो नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां माता मौजूद थी, जिसके बाद यहां माता की स्थापना की गई। माता के दरबार के सामने एक कुंड भी मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि कुछ लुटेरे खजाना लूटने यहां पहुंचे थे, लेकिन कई फीट खुदाई के बाद जब कुछ नहीं मिला तो वो खाली हाथ यहां से लौट गए। इसके बाद से इस कुंड में कभी पानी नहीं सूखता है। यही वजह है कि कुंड में श्रद्धा के साथ लोग पूजा अर्चना करते हैं। मनकादायी प्रांगण में स्थित यह पंडाल नौ दुर्गा देवी हर साल की तरह इस साल भी रखा गया है और मैं लगभग 30 साल से पूजा यहाँ कर रहा हूँ। आज 5वां दिन माता का स्कंद माता माँ मनका देवी की एक काफ़ी एक महिमा वाली माता जी हैं, जिससे जितने भी मनौती लेके आते हैं हर एक व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं, मनौती पूरा होते हैं। और यहाँ नारियल बांधते हैं, मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे माँ दुर्गा भवानी की पर्व, रामनवमी पर्व, माघ पूर्णिमा मेला, राउत बाजार महोत्सव, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो हैं यहाँ काफ़ी अपार संख्या में यहाँ पब्लिक की आवाजाही। बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड है। जैसे इनके बारे में हमारे पूर्वज लोग ये बताते हैं कि बाहर से कुछ चोर लोग आए और ये कुंड के नीचे में कुछ खजाना वगैरह, जो पहले ज़माना में हंडा वगैरह जैसे बताते हैं पूर्वज लोग, तो इसको बाहर से आए हुए जो व्यक्ति थे पूरी रात में इसको खुदाई कर रहे थे और ये वो लोग पूरी हथियार गाड़ी वगैरह सब लेके आए थे और इसको खोदने लगे। काफ़ी मात्रा में भीड़ के में आए थे रात्रि को, उन लोग बाहर से खोदने लगे और खोदते खोदते खोदा जब तक सवेरे हो गए, भोर हो गए, इसको खोद नहीं पाए। उस दिन से पूर्वज लोगों की कहना है कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और 12 मासी इसमें जो जल भराव हमेशा कुंड के अंदर रहता है। और आज में देखते देखते इनकी महिमा जो है अपार है और उनके पब्लिक के आवाजाही के माध्यम से उनकी एक दर्शनीय स्थान बन चुके हैं। और यहाँ पे जो माँ मनका देवी माता जी हैं वो अरपा नदी और खारुंग नदी के संगम तट पे माई की विराजमान है और ये श्रीकुंड जो है और माता जी की विराजमान है। और यहाँ पे अरपा जीवनदायिनी जो नदी है, इसके हिसाब से बिलासपुर शहर की हृदय स्थल से निकले अरपा नदी के बीच और अरपा खारून के बीच में जो बसे माँ मनका देवी जो विराजित है, काफ़ी एक महिमा और अपार शक्ति वाली माँ है। इससे शहर के क्षेत्र के आसपास के लोग और साधु संत लोगों का यहाँ हमेशा आवाजाही लगा रहता है। माता रानी का हमेशा सदैव ऐसे ही पूजा अर्चना चलते रहता है और माता रानी भूलेख है, मातेश्वरी माँ मनका देवी मन की बात को जानने वाली है माता रानी मनका देवी और हमेशा से ही ऐसे ही माता रानी का वर्चस्व बिल्कुल है और पूजा प्रतिष्ठा हमेशा हर वर्ष ऐसे ही होता रहता है। कितने साल हो गए आपको इस मंदिर में? अब हमारे पिताजी हैं, पिताजी के बाद हम भी संभाल रहे हैं, पिताजी भी संभालते हैं और ऐसे ही संभलते जा रहा है मंदिर जो है। अब माता रानी तो स्वयंभू लेख है, सिद्धिपीठ है माता रानी, 108 सिद्धिपीठ में से एक है, क्योंकि माता रानी तो सदैव सबकी रक्षा करने वाली है। भक्तों का कैसा यहाँ पे? भक्तों का बिल्कुल बहुत अच्छे से है। माता रानी तो मन की बात को जान लेती है, इसीलिए माता रानी का नाम मनका देवी है। और नवरात्र के ये 9 दिन जैसा भक्तों का उत्साह रहता है, भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नवरात्र का 9 दिन जो है, नवरात्र के साथ साथ ही हमेशा से ही माता रानी के लिए, हर भक्तों के लिए हमेशा माता रानी ध्यान देती हैं। पंडित राकेश तिवारी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे के श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 15 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में लगाई गई अग्रिम
जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई। बता दें कि फरार चल रहे श्रीवास्तव को रायपुर पुलिस ने भगौड़ा करार देते हुए उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। के श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने का झांसा दिया है, जिसके चलते रावत एसोसिएशन के मालिक अर्जुन रावत ने 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच 15 करोड़ रुपए श्रीवास्तव को दिए थे। कंपनी को कोई काम नहीं मिला, जिससे ठगी का मामला सामने आया। इसके बाद कंपनी की ओर से रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।